जहाँ तक जनरल फैज़ साहब का ताल्लुक है, उनकी गिरफ़्तारी गुज़श्ता रोज़ से एक पूरी पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल की सी कैफ़ियत है। लेकिन मेरा ख़्याल है हर इदारे का अपना एक इंटरनल सिस्टम होता है, अकाउंटेबिलिटी का भी और इन तमाम चीज़ों का भी। तो अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, चूँकि उसके अंदर एक सोसाइटी का तज़किरा आया, जिसके अंदर कोई फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है जो आईब्रोज़ रेज़ करने वाली बात थी, वो हुँ। उस आईएसपीआर की सेकंड पोर्शन ऑफ प्रेस रिलीज़ था पोस्ट रिटायरमेंट। तो मेरा ख़्याल है कि अगर किसी आदमी ने इदारे की किसी पॉलिसी को वायलेट किया है, तो इदारे का इस्तेहकाक है कि वो उसे इन्वेस्टिगेट करे। हमारा तो उस पूरी सूरत-ए-हाल से कोई लेना-देना नहीं है। गुज़श्ता दौर हुकूमत के अंदर वो चूँकि पहले डीजीसी थे, उसके बाद डीजीआई थे, और उस दौरान मुख्तलिफ चूँकि 3-4 आपको पता है मेजर इश्यूज़ हुए पाकिस्तान में रिगार्डिंग सेक्टेरियनिज़्म। आखिरी मर्तबा मेरा ख़्याल है गवर्नमेंट, बल्कि उनकी रिटायरमेंट से जिस वक़्त वो डीजीआई ही थे और उनकी कोर कमांडर पोस्टिंग हो गई थी, उससे पहले मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी। देखिए, मुलाकात तो किसी सूरत के अंदर भी नहीं हो सकती थी। हुँ, हुँ। और उसकी एक बुनियादी वजह भी है, वो ये है कि मैं आपको पता है कि जिस वक़्त आप सियासत में होते हैं और मज़हबी सियासत के अंदर, तो इदारों के साथ आप में से हर आदमी कॉन्टैक्ट में होता है। हर तकरीबन तमाम रिलीजियस पार्टीज़, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़, सही है, वो सही है, ज़रा डिफरेंट डोमेन में होती हैं। सही है, रिलीजियस पार्टीज़, जो रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो ज़रा डिफरेंट डोमेन में होती हैं। सही है। चूँकि 3-4 हमारा चूँकि स्टांस आपको पता है, मेरे वालिद कैंटा तालिबान, हमने स्वात ऑपरेशन सपोर्ट किया, ज़रब-ए-अज़ब सपोर्ट किया, रद्दुल फ़साद सपोर्ट किया। इस दौरान पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़्म और सेक्टेरियनिज़्म अपनी इंतहाओं को छू रहा था। तो वो एक उस बुनियाद के ऊपर जो मीटिंग्स कॉल की जाती थी, मेरी वन ऑन वन कभी उनके साथ कोई ऐसा एज़ सच अच्छा, बहुत ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं रही, लेकिन जो एक ऑफ़िशियल मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पर बिल्कुल उनके साथ बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशन भी थी, और मेरा ख़्याल है वो किसी भी जो सरबराह है किसी सिक्योरिटी इदारे का और पाकिस्तान एक इंटरनल क्राइसिस में हो, तो वो तमाम मज़हबी जमातों की होती है। दो मेरी गुज़श्ता 2 साल में किसी से मुलाकात नहीं हुई। हुँ, हुँ, 9 मई से काफ़ी अरसा पहले से मैं, बल्कि ऑपरेशन रजीम चेंज से पहले से, हुँ, हुँ, मैं इमरान खान के चंद क्लोज़ लोगों के अंदर शामिल रहा हूँ, और उनका मेरे पे एतमाद और सारी चीज़ें, और फिर अब उनकी गवर्नमेंट गिरने के बाद भी उनकी जो असैसिनेशन अटेम्प्ट था, आई वाज़ द वन जिसने 1 माह पहले वो प्रेडिक्ट किया था कि होगा। ज़ाहिर है आप इन्फॉर्मेशन बेस्ड और फिर आप एनालिसिस के साथ करते हैं। उसके ऊपर फिर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने ही की थी फैसलाबाद में। हुँ, हुँ। तो जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है वो नहीं करेगी। उसकी एक और मैं आपको बुनियादी वजह अर्ज़ कर देता हूँ। इस पूरे टेन्योर के दौरान एट नो स्टेज आई इवन फेल्ट कि इमरान खान पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ या पाकिस्तानी इदारे के खिलाफ है। देखिए, जिस वक़्त वो ये बात हुई तो मैं उस वक़्त डयाला में इमरान खान साहब के पास ही था। हुँ, जब हुँ। उनसे रऊफ़ हसन साहब थे, हम तमाम लोग, उमर अय्यूब साहब थे, शिबली साहब थे। तो इमरान खान ने वहाँ पे कैटेगराइज़ करके कहा था। उसने कहा था कि एक इंसिडेंट है 71 का, पाकिस्तान से अलग हुआ, पाकिस्तान का एक हिस्सा वो बांग्लादेश बना, उसके ऊपर एक कमीशन बना, उस समूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आई, और उस समूदुर रहमान कमीशन को हर एक को पढ़ना चाहिए। बस दैट दैट इज़ इट, फुल स्टॉप। इससे आगे इमरान खान साहब नहीं गए। कि मैं उनके सोशल मीडिया को डील नहीं जी, करता, ठीक ज़ाहिर है है। उनकी जी, पार्टी ठीक है। करती है, तो मेरा ख़्याल है कि अगर खान साहब की पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से इस बात की वज़ाहत की जाए, हाँ, तो दैट विल बी मच बेटर। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, चूँकि 8 फ़रवरी के बाद मेरी इमरान खान साहब से 3 या 4 मुलाकातें हुई हैं जेल के अंदर। उसमें इमरान खान साहब ने जिस दिन वो स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातें अवाम और फ़ौज के दरमियान फासले बढ़ाना चाहती हैं। हुँ, अवाम की अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है। हम अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह से कहते हैं कि वो इस साज़िश के ऊपर अपनी नज़र रखें और इसका नोटिस लें। ये मेरी मौजूदगी में जब उमर अय्यूब साहब ने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये बात उन्होंने की थी। और मैं वहीद भई आपको बताऊँ, आप मौजूदा हुकूमत का एक तो सर्वाइवल ही इस बात के ऊपर है कि ये गलतफ़हमियाँ बढ़ती रहें और ये लड़ाई बढ़ती रहे और इमरान खान जेल में बैठा रहे। अब लोगों की अक्सरियत जिस तरीके से खड़ी है, माल रोड के ऊपर तो शायद स्ट्रेट अवे 8 या 10 या 15 सीटों से ज़्यादा नहीं दी जा रही थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, उनके इत्तेहादियों को या उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवारान को। हुँ, हुँ। लेकिन वो 90 कौमी असम्बली की सीटें लेने में कामयाब हो गए। ऑल्दो 70 सीट्स जो हैं जिनके ऊपर हम 100% कन्फर्म हैं, वहाँ पे फॉर्म 45 और 47 जो है, हुँ, वो मैच ही नहीं कर रहा। 143 के ऊपर अगर आप रिज़र्व सीट्स, हर 4 के ऊपर 1 रिज़र्व सीट आती है, अच्छा तो ठीक हमारी है। सिंपल मेजॉरिटी पूरी होती है पार्लियामेंट के अंदर, बगैर किसी
बैसाखी के या बगैर किसी ज़रूरत के हमारे नंबर्स पूरे होते हैं। सही है। और ये जिन 50 की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो 50 हैं जहाँ पे मार्जिन 35-35, 40-40, 80-80, 90-90 हज़ार का मार्जिन है। किसी जगह पर 1 लाख को अ, ऊपर का 1 काट के वो नीचे के कैंडिडेट के आगे 1 लिख दिया गया, बाकी रिजल्ट ही टोटल डिफरेंट है। आप उसको एक कंपाइल करें तो भी डिफरेंट आता है। यानी ये वो 50 हैं जिनका हमें 100% श्योर है, जो हमारी टीमों ने उसको क्रॉस एग्जामिन किया, 45 को भी, फॉर्म 47 को भी, और उसके बाद वहाँ पर जो दीगर पार्टियों के कैंडिडेट्स थे, तो सिंपल मेजॉरिटी तो हमारी फिर भी पूरी होती है। कोर्ट ऑफ लॉ में आपने प्रोड्यूस करना होता है। आप मुझे ये बताएं कि 9 मई को कितना वक्त गुजर गया, 1 साल से ऊपर हो गया है। अभी तक किसी एक बंदे की कन्विक्शन दिखा था मुझे। मिलिट्री कोर्ट में भी तो बंदे 100 प्लस उठाए हुए हैं, किसी को सजा नहीं है। मसला ये मैं आपको अर्ज करता हूँ, जी। जब आप किसी बिल्डिंग के ऊपर सरकारी बिल्डिंग के ऊपर हमला करते हैं, वो ये नहीं है कि वो सिर्फ फौज की हो, वो कोई भी सरकारी बिल्डिंग हो तो वो इंतहाई घिनौना जुर्म है। अगर आप फौज की किसी तनसीब पर हमला करते हैं तो उसकी जो एक नौयत है उसमें शिद्दत बढ़ जाती है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक। लेकिन आप उसको डिनाई तो नहीं, अब आपको एविडेंसेस चाहिए कि ये वहाँ पर आग लगा रहा था, ये वहाँ पर फायरिंग कर रहा था, ये वहाँ पर फिजिकली अंदर मौजूद था। मैं आपको जी। 9 मई वाले दिन पीडीएम की आधी क़यादत तस्वीरों के ज़रिए जिना उसके अंदर और बाकी ऑफिसेज़ के अंदर साबित कर दूँगा। 9 मई के ऊपर अगर हम गिल्टी हैं, तो हम जुडिशियल कमीशन की डिमांड क्यों कर रहे हैं सर? नहीं पता किसी और की तरफ से कंडक्ट किया गया या नहीं किया गया, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और कुछ सस्पिशियस लोगों की प्रेज़ेंस ज़रूर देखी गई। मसलन फैसलाबाद का इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूँ। आई वाज़ देयर, और मैं उस जगह से काफ़ी दूर था, तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब का या उसके कम ज़्यादा के करीब गैप होगा। मेरी वीडियोज़ हैं जहाँ पर मैं लड़कों को गिरेबान से पकड़-पकड़ के वापस खींच रहा हूँ, और बाकायदा उसके अंदर वीडियोज़ के अंदर मेरी वॉइस रिकॉर्ड मौजूद है कि मैं लोगों से ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग आगे बढ़ के ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे कॉज़ को नुकसान पहुँचाएँगे। हम पीसफुल लोग हैं, हम रियासत के ऊपर हमलावर होने वाले लोग नहीं। लोग बहुत जज़्बात में थे। मेरे साथ उन्होंने मकसद बहस भी की कि आप डर गए, आप मैंने कहा डर गए बुज़दिली वाली बात नहीं है। मैं तालिबान से नहीं डरा, मैं बैंड आउटलेट से नहीं डरा, तो को आधा किलोमीटर आगे जाने पे मैं डर जाऊँगा। लेकिन वहाँ फैसलाबाद वाले इंसिडेंट के अंदर 1-2 अफराद ऐसे आइडेंटिफ़ाई हुए, जो कि फैसलाबाद के अंदर पीएमएलएन के जो लीडर हैं राना सनाउल्लाह, उनके इंतहाई लड़कों जो फुटेजेस वहाँ पर बनी या जहाँ पर देखा गया, वहाँ पर तो वो 2 ही नज़र आए। ठीक है। लेकिन जो वहाँ पर, यही बात हम डिमांड कर रहे हैं कि जो वहाँ पर सीसीटीवीज़ लगे हैं, जब वो सीसीटीवीज़ निकलेंगे, उसके अंदर आपके लिए आइडेंटिफ़ाई करना बहुत आसान हो जाता है कि जिस वक़्त आप एज़ अ लीडर मॉब को लीड करते हैं, ठीक। तो उस वक़्त आप 7 डायरेक्शंस दे रहे होते हैं। तो ठीक है। उन सीसीटीवी फुटेजेस के ज़रिए आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि डायरेक्शंस कौन दे रहा है, लोगों को लेके कौन आ रहा है, फिर फिज़िकली उस बिल्डिंग के ऊपर हमला आवर कौन हो रहा है, फिज़िकली उसके अंदर एंटर कौन हो रहा है, लोगों को प्रोवोक करने वाला कौन है, हमला करने वाला कौन है, मटीरियल किस किस्म का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह तो मैं तो ये कहूँगा कि कपड़ा वहाँ पे मुँह पे चढ़ा के राना सनाउल्लाह भी वहाँ पे शामिल था। मेरी इस बात को मान लिया जाएगा? नहीं को बंदे मानेगा बंदा। मुँह के ऊपर वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे, जिनके चेहरों के ऊपर मास्क थे। अब उसको हम तो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते, उसको आइडेंटिफ़ाई करने का जो भी मैकेनिज़्म है वो रियासत के पास है। वो मशीनरी भी रियासत के पास है, वहाँ पर सर्विलियंस का सिस्टम भी रियासत के पास है, वो रियासत ने करना है। हमारा मैं ये कहता हूँ, मसलन मेरा ये आर्गुमेंट है, फॉर अ सेकंड आप ले लें, मेरी हमशीरा जो मकसद कब ज़िंदगी में कभी घर से निकली, अपने बाप की सियासत के लिए घर से बाहर नहीं निकली, उन्हें 9 मई के हमले में उस आईएसआई के ऑफिस का मुलज़म करार दे दिया गया कि वो वहाँ पर हमला कर रही थी। आपके पास ना कोई फुटेज, आपने उसका मोबाइल चेक किया, वो ये उस आप सिर्फ जगह से, एग्जांपल दे रहे हैं ना। एक एग्ज़ाम्पल, वो उस जगह ठीक। से 25 किलोमीटर दूर बैठी ठीक। हुई है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मेरी हमशीरा आपने किसी खलाई ऐनक के ज़रिए उसको आपने वहाँ पर देख लिया, या जिसने भी वहाँ पर देख लिया, तो फिर मैं कहता हूँ जिसने नकाब पहना हुआ था वो राना सनाउल्लाह था। सबसे पहले तो मैं एक वज़ाहत कर दूँ कि कतन ये रवैया, हमारा इख्तिलाफ़ राय है अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह के साथ, और अच्छा मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता बाकी किसी बंदे को कोई इशू हो या ना हो, एक इख्तिलाफ़ राय आपका हो जाता है पॉलिसी के ऊपर। इसका कतन ये मकसद नहीं होता कि आप उस इदारे के खिलाफ हो गए हैं, आप फौज के खिलाफ हो गए हैं। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, डिजिटल दहशतगर्दी का जहाँ तक ताल्लुक है, खुद डीजी आईएसपीआर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया था कि ये एक नया फिनोमेना है, इसके बारे में हमें ये नहीं पता कि ये बंदा पाकिस्तान में बैठा है, पाकिस्तान से कौन बाहर बैठा है, है, किस मजहब का मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, ये लफ्ज़ उनके हैं।
जब उनको ही नहीं पता इन बारीकियों का कि वो पाकिस्तान में है, बाहर है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, किस मुल्क का सिटीजन है, किस मुल्क का सिटीजन नहीं है। एक साइड पे जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं, देन यू डोंट हैव द राइट टू से कि जनाब मैं डिजिटल दहशतगर्द हूँ। लेकिन मुझे इतना नहीं, पता है कि इमरान खान साहब ने इसकी कतन हौसला अफजाई नहीं की। ये बात 2-3 मरतबा उनसे डायला में की गई। उन्होंने कहा कि हम ऐसी किसी चीज़ को नहीं करेंगे जो, अगर कोई नैरेटिव रियासत मुखालिफ है, अगर कोई नैरेटिव किसी पर्सन स्पेसिफिक है, उसकी करैक्टर्स, मसलन मैं ये कह सकता हूँ कि आप गलत हैं, या आप मेरा नुक्ता नज़र नहीं समझ रहे, या मेरा आपसे इख्तिलाफ है, हम्म, मगर मैं ये नहीं कर सकता कि मैं आपकी हमशीरा के बारे में, आपकी अहलिया के बारे में, आपके ख़ानदान के बारे में, आपकी करैक्टर असैसिनेशन करूँ। नो वन हैज़ गिवन मी दिस राइट। इस बात को इमरान खान साहब ने कहा कि इख्तिलाफ राय हमारा होना एक पहली मर्तबा नहीं हुआ। भाई एक बंदे ने मेहनत की हो, 25-30 साल मेहनत के बाद वो किसी जगह के ऊपर पहुंचा हुआ हो, और फिर अव्वल तो 2018 में पहली साजिश की गई। हम्म, ये अभी मेरा ख्याल है जनरल फैज साहब अंदर हैं, और भी अगर कुछ लोगों को पकड़ा जाएगा। मेरी एक 2018 से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम्म, चंद दिन पहले की, जिसमें मैंने बड़े एक ताकतवर आदमी का नाम भी लिया था। मैंने ये भी बताया था कि राना सनाउल्लाह 3000 वोटों से जीतेगा। 2018 में जो करप्ट प्रैक्टिस हुई थी इलेक्शन के अंदर, ये एक लोगों के जहन के अंदर बिठा दिया गया कि दैट वाज अगेंस्ट नवाज शरीफ। नो सर, 2018 के अंदर 25 सीटें मिनिमम इमरान खान की कम की गई थी। इमरान खान बेसिक विक्टिम था, मेन विक्टिम था इस चीज़ का, ताकि वो हम्म, सिंपल मेजोरिटी ना ले सके और वो बैसाखियों का मोहताज रहे। हम्म, मैंने कई मरतबा ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है कि इमरान खान की सीटें कम की गई हैं, और मैं ऑन चले, अब तो आप कह सकते हैं आके ये बात कर रहा है। मैंने 18 के इलेक्शन से अगर 20 दिन पहले अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की हो, हम्म, एक ताकतवर तरीन आदमी को उसका जिम्मेदार भी करार दिया, और मैंने ये आइडेंटिफाई भी किया हुआ हो। आप एक आदमी बड़ी तवील 96 97 से मेहनत करता चला आ रहा है, वो एक सीट के ऊपर पहुंचा है, पहले आपने उसे बैसाखियों का मोहताज कर दिया। नेल्सन मंडेला अंदर से बाहर आए, तवील सीरी के बाद प्रेसिडेंट बना। अगर उसे 2 साल बाद उतार देते और मंडेला साहब खामोश रहते, तो फिर ये बात सर में मान, सर कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होती। ना एस्टेब्लिशमेंट बची है, ना सियासतदान बचे हैं। हम्म, एज सिंपल एज दैट सर। ये गलत फहमियाँ इस जगह पर पैदा नहीं होती जो लोग मुल्क की तकदीरों के फैसले करते हैं। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट। एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमारी साइड से भी और उस साइड से भी एक दूसरे के बारे में रहा, वो शायद अभी तक है, शायद उसकी शिद्दत में भी इजाफा हुआ होगा। लेट्स फेस इट, आई मीन दे डोंट लाइक अस, वी डोंट लाइक देम। देम से मुराद मेरी ये है कि मैं शायद चीफ साहब की पॉलिसी मुझे पसंद नहीं है। एज सिंपल एज दैट सर। हमें इस हम्म, बातों को क्यों लपेट रहे हैं, लिफाफों के अंदर लपेटें, यहाँ पर लपेटें, वहां पर लपेटें। अगर वो हमसे ये डिमांड करते हैं, हम्म, देखें, अगर उनकी डिमांड हमसे ये है कि आपका तर्ज अमल ये नहीं होना चाहिए, तो हमारी भी डिमांड उनसे ये है कि जनाब, जो चले हम मान लेते हैं कि जी आपने नहीं कुछ किया, लेकिन आपके कंधों के ऊपर रख के जो कुछ मौजूदा हुकूमत कर रही है, आप उसके साथ तो अपने आप को डिसोसिएट करें। हम्म। अगर हमारी नहीं मानी जा रही तो उनकी नहीं मानी जा रही, तो फिर हमारी भी नहीं मानी जा रही ना सर। दे जब किसी जगह पे बहरान पैदा होता है, जब आप टेबल के ऊपर बैठते हैं, या जब आप एक दूसरे से तवक्कुआत अच्छी रखते हैं, उन वो इस मुल्क की फौज के सरबराह हैं। इस रियलिटी को माने ना माने कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, को माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता सर। फिर जब आप एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, तो कुछ कदम आप पीछे होते हैं, कुछ कदम फरीक मुखालिफ पीछे होता है। ये नहीं होता कि एक फरीक अगर 2 स्टेप बैक जा रहा है, तो हम्म, आप बजाय अपने आप को उस जगह पे सस्टेन करने के या 1 स्टेप बैक जाने के, आप 2 स्टेप आगे आके उसकी उस दी हुई स्पेस को भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें। देखिए, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इंतखाबात हुए, हम्म, इमरान खान पे शदीद प्रेशर था। मकसद है, हम 90 प्लस सीटें जीत चुके हुए थे, लोग एक चार्ज थे। मेरे इल्म में हमारे हलकों के अंदर मेरा तो रिजल्ट तीसरे दिन मिला। जी, अब कैंडिडेट की इंटेंशन शो होती है उसके फॉर्म के साथ। सही है। ठीक है सर, मेरा फॉर्म निकालें, उसके ऊपर ऐसे ही लिखा हुआ। ठीक अब है। मेरा आरओ मेरा टिकट ही ना कबूल करे, मैं किधर जाऊं? हाँ, इवन दिस इज नॉट एन आर्गूमेंट। ये मुझे नहीं पता, और हमें आज के दिन तक समझ नहीं है ये कहां से डेवलप कर लिया गया। आप आइन की किताब उठाएं, उसमें लफज पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा एक और बात मैं आपको, जी, आइन ने पॉलिटिकल पार्टी को और पार्लियामेंट्री पार्टी को डिफाइन किया हुआ। जिस जिस जगह पर पार्लियामेंट्री पार्टी की जरूरत है, वहां पर लफ्ज पार्लियामेंट्री पार्टी है, जहां पर पॉलिटिकल पार्टी है वहां पर पॉलिटिकल पार्टी है।
अगर रिजर्व सीटों के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र हो तो मैं ये आर्गूमेंट मानने के लिए तैयार हूं। अगर रिजर्व सीटों के अंदर तज़किरा ही पॉलिटिकल पार्टी का है तो पॉलिटिकल पार्टी के क्राइटेरिया के ऊपर तो हम पूरा उतरते हैं। वी आर ड्यूली रजिस्टर्ड विद ईसीपी सिंस 2013। We have contested election in 2013. We have contested election in 2018. हमने जो ईसीपी की तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर साल उनके ये ऑडिट से लेके वो एक आपके वर्कर्स की 2,500 की वो पता नहीं कौन कौन सी लिस्टें वो हमारी पार्टी जमा करवाती रही है और खुद वो एक हमें सिंबल अलॉट किया गया, वो खुद एक्नॉलेज करते हैं कि इट इज अ ड्यूली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। रिजर्व सीटों के अंदर इट हैज नॉट बीन रिटन एनीवेयर दैट यू नीड टू बी अ पार्लियामेंट्री पार्टी। ये खुद की पैदा करदा जहनी इख्तरा है। जिस रफ्तार के साथ फैसले दिए जा रहे हैं, गुज़श्ता रोज हमारे 3 एमएनए से रिलेटेड एक फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उन्हें शायद हमें रिजर्व सीटें देने की नौबत ही नहीं आ पड़ा है, वो ऐसे ही पूरे कर लेंगे। मकसद 6 माह से 3 बंदे हैं जो एमएनए वो जीत के आए हैं। आपको पता है जो लोधरा वाली सीट है वहां पर हमारा मार्जिन 14,000 वोट रिकाउंटिंग के अंदर इन एब्सेंस ऑफ द कैंडिडेट। ये वायलेशन है कानून की और आइन की कि आप किसी की एब्सेंस के अंदर रिकाउंटिंग नहीं कर सकते। हमारे फराज नून साहब की एब्सेंस में रिकाउंटिंग हुई। 14 आप वोट ही उड़ा देते तो हम कहते वोट नहीं पड़े। 14,000 वोट को डबल स्टैम्प करके तो उसको रिजेक्ट किया गया और वो 14,000 वोट एक ही बंदे का रिजेक्ट हुआ, दैट वाज फराज नून। दैट सेम हैपेंड विद बिलाल एजाज यहाँ पर गुजरांवाला के अंदर। आप ये न करें कि 6 माह के अच्छा वो जो इख्तलाफी नोट आया उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के अंदर कोई हुक्म नहीं है और फिर वंस द मैटर इज विद ट्रिब्यूनल्स उसके बाद तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर मुदाखलत कर नहीं सकते। तो जब वहां से हम क्लियर होके आ रहे हैं तो फिर अगर यानी जिस रफ्तार से ये सीटें उड़ा रहे हैं, मेरा ख्याल रिजर्व वो कहेंगे ये गिनती अगर उन्होंने पूरी कर ली, क्योंकि 210 गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी मौजूद है, उन्हें 224 चाहिए 2/3 के लिए। तो 224 के अंदर अब उन्होंने 3 और गिरा दिए, 3 के अगेंस्ट एक रिजर्व सीट भी गई, तो दे आर 214 बेसिकली राइट नाउ। काजी साहब की खुसूसी नजर करम और नजर इनायत के बाद गवर्नमेंट स्टैंडिंग ऑन 214 जी। आप मुझे ये बताएं सर कि काजी साहब ने अपने एक फैसले इंतखाबी निशान वापस लेने की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की सियासत को तलपट करके रख दिया और उसके बाद 6 माह बाद वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे, तो इस फैसले में एंडू कर दिया उन्होंने। ईसीपी ने इसकी इंटरप्रिटेशन गलत की। आई मीन वो क्या कहें इसके ऊपर सर। आपने मेरे से पूछा था कि आपको काजी साहब के ऊपर हर साहिब शऊर, हर जी अकल, हर जी वकार, हर सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला आदमी, हर ऑनरेबल आदमी वो काजी साहब के ऊपर काजी साहब की अदालत में पेश नहीं होगा। वो जो जीआईटी बनी थी उस जीआईटी में कौन था सर? और वो उसका और इसका तकाबुली जायजा अच्छा नहीं हो सकता सर। उसका तकाबुल इसलिए नहीं हो सकता, वो करप्शन थी। यहां पर करप्शन नहीं है, यहां पर इलेक्टोरल सिस्टम और इलेक्शंस हैं, ठीक है सर। तोशा खाना के अंदर वो बैठा है ना अंदर, वो अलकादर के ऊपर भी वो बैठा है, हर केस के अंदर तो बरी होता जा रहा है, ठीक है। ये केस हमारी बहस भी नहीं है क्योंकि इस फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर तो इमरान खान का बदतरीन मुखालिफ भी ये बात कहता है कि इमरान खान ने करप्शन नहीं की। बदतरीन मुखालिफ भी ये बात कहता है, खुद तमाम लोग इस चीज को ओन करते हैं। आप उसके ऊपर दीगर बातें लगा सकते हैं, खान साहब पे मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी या मर्दम शनासी नहीं होगी खान साहब के अंदर, उन्होंने गलत लोगों के ऊपर एतबार कर लिया, या सीधा बंदा खोटा खरे की तमीज में सीधा बंदा हमेशा मार खाता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं आई एम नॉट लाइक ही बहुत मकबूल है। मुझे 2018 की सीट भी मेरी काट के राजा रियाज साहब को दी गई थी, मैं फिर भी इमरान खान के साथ खड़ा था। ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट है सर। जुडिशरी के फैसले के अगेंस्ट आपने पार्लियामेंट से कानून साजी करवा ली और आपने और कानून साजी ये नहीं करवाएगी कि आप एज्यूम कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला खिलाफ आ सकता है, नहीं, आपने कानून आए हुए फैसले को रोकने के लिए कानून साजी करवा ली। तो वो कन्फ्रंट तो किए खड़े हैं, आमने सामने तो खड़े हैं। अब इसका एंड रिजल्ट क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। स्पीकिंग वी आर मूविंग नोवेयर।
आप ये मामला सेटल कर भी लें, देन स्टिल वी आर मूविंग नोवेयर। सर जिसका जो हक है उसका हक उसको वापस किया जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, क्यों नहीं आएगी? देखिए पूरी, अगर जो जो इंतखाबात, मेरे खानदान का ये 11वां इलेक्शन है भाई, हम्म, आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ टर्न आउट इन एन इलेक्शन। जब आपको ये भी नहीं था पता, आपकी पार्टी का एक निशान मौजूद नहीं था, आपके एमएनए और एमएनए के नीचे 2-2 3-3 एमपीएस के निशानात भी मुख्तलिफ थे। मैं अपने हलके के अंदर, मैं वैसे ही मफरूर था, रुपोश था, मैं 4-5 दिन नहीं हलके में जा सका। पोलिंग डे पे मैंने लोग देखे जो हॉस्पिटल से एम्बुलेंस के अंदर वोट डालने के लिए आया। खान साहब भी थे इब्तदा में। ये सारी सिचुएशन क्यों डेवलप हुई कि खान साहब ने पॉलिटिकल हुकूमत से मुज़ाकरात करने की बजाय मुक़्तदरा से या ताकतवर लोगों से मुज़ाकरात की बात की? उसकी सिचुएशन इसलिए डेवलप हुई, आपका प्राइम मिनिस्टर से ताकतवर इंटीरियर मिनिस्टर, आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फ्लोर ऑफ द हाउस आके कहते हैं कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात करना चाहती है। हमने उनसे कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारे साथ असेंबली की राहदारियों में मुलाकातें, सारा कुछ चलता रहा। हमने कहा बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, आप करते हैं। मेरा इसमें बड़ा सिंपल सा नैरेटिव है, अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होंगे तो भी हमारे पॉइंट्स वही हैं। जुडिशियल इंक्वायरी है 9 मई के, ठीक उसके बाद बेगुनाह कारकुनान की रिहाई है, तीसरा फॉर्म 45-47 है। ठीक है, जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो हमारी डिमांड में ही नहीं है। वो चलती रहे। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ये तीनों वो चीज़ें हैं जो कोई भी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर नहीं आपको दे सकती। ठीक हम हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात पर जाते हैं तो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए, कारकुनान की रिहाई के लिए हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी पड़ेगी और अल्टीमेटली हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट को ही ला के टेबल पर बिठाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट उनसे मुज़ाकरात करें या हुकूमत के ज़रिए डायरेक्ट उनके साथ मुज़ाकरात करें। कंडक्ट ये है कि हुकूमती आला तरीन 3 ओहदेदारान ने 5 से 6 मरतबा फ्लोर ऑफ द हाउस मुज़ाकरात की बात की और वो बात वहाँ पर कह के वहीं पर ख़त्म कर दी गई। ना कमेटी बनाई गई, ना उसको पुश किया गया, ना उसको देखें मुज़ाकरात का तरीका का मुज़ाकरात ये नहीं होता मैंने कहा जी मैंने वही साहब से मुज़ाकरात करने तो हम दोनों नहीं। ठीक जो देने की पोजीशन में होता है वो हुकूमत होती है। हमने जब आमादगी का इजहार किया तो हुकूमत को चाहिए था कि हुकूमत को हम ये कहते रहे कि मैंने कुछ 40 प्रोग्राम्स में बहुत मुख्तलिफ ओहदेदारा ने ये बात की कि भैया आप अपनी कमेटी तो बनाएं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा कैटेगराइज करके इस चीज़ को क्लियर किया कि अगर स्टूडेंट्स कोई तहरीक की इब्तिदा करते हैं, वो जहाँ तक पुरअमन होगी, विद इन गिवन पैरामीटर्स होगी, हम बिल्कुल उसकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन कोई ऐसी तहरीक जो वायलेंट हो, जिसके अंदर लोगों को सड़कों चौराहों पर लटका दिया जाए, उसके ऊपर हम सपोर्ट नहीं करेंगे। वायलेंस को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। प्लस बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात में बहुत डिफरेंस है सर। वो जो मौसूफ़ा वहाँ से भाग के गई हैं, वो प्रो इंडिया रहीं। उन्होंने उनको उनको हमेशा इंडियन प्रॉक्सीज ने वहाँ पर जो मौजूद थी बांग्लादेश में उसको सेव किया। 15 साल उसने लोगों को फांसियाँ दी। महाजिर कैंपों के अंदर जो लोग वहाँ पर बैठे थे, जो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग थे, जो 1971 के अंदर पाकिस्तान को तकसीम करने के मुखालिफिन थे, उनको ब्रूटलिटी के साथ मर्डर किया गया, उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया। वो एक लावा पकता रहा। पाकिस्तान के अंदर वो सिचुएशन उस सिनेरियो में नहीं है। आप देखें ना, इफ आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास दो फिगर्स हैं, एक 39 का है, एक 48 का है। बांग्लादेश के जो प्रेजेंट रिजर्व्स हैं वो $48 बिलियन हैं और एक सोर्स ये कह रहा है कि वो $39 बिलियन हैं। तो इकोनॉमिकली तो वो हमसे बहुत आगे खड़े हैं ना सर। हमारे पास तो 9 बिलियन नहीं है, जो हैं उसके अंदर से भी 80% हमारे ब्रादर ममालिक के हैं, वो कभी भी ले लेंगे वापस। सो दैट वाज नॉट देयर इशू आई गेस, द वे बांग्लादेश वाज प्रोग्रेसिंग। और मैं तो इसलिए ज़्यादा बेहतर जानता हूं कि पाकिस्तान के हालात की वजह से फैसलाबाद की, जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कराची के बाद पैसा देने वाला शहर है, सारी इंडस्ट्री ही बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ पर गए, वो वहाँ की बेतहाशा तारीफ करते थे कि टैक्स फ्री जोन्स हैं, वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग नहीं है, गैस की लोड शेडिंग नहीं है, और उनका बिजनेस जो है वो 3-4 टाइम्स ज़्यादा बूम कर रहा है, क्योंकि आपके कायदे ने मेरे पे एतबार किया। और मैं जिस दिन खान साहब को मिल के आया हूँ, मैंने जब खान साहब को मुबारकबाद दी, मैंने कहा जी मैं, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत दी कि जो कुछ आपने मेरे हैंड ओवर किया था वो एज इट इज चला गया। तो खान के स्टिल ये लफ्ज़ थे, वो कहने लगा मुझे तेरे पे एतबार था और मुझे पता था तू कटेगा नहीं, तू कट जाएगा, तू झुकेगा नहीं, तू बिकेगा नहीं। सर वो बड़ा मेरे लिए औखा टाइम था। ऐसे ही सी। और मैं बड़ा एक रियलिस्टिक आदमी हूँ जी। मैं ना ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहता हूँ, ना मेरे इस किस्म के कभी मोटिव्स रहे हैं। ऑनेस्ट सीधी सीधी बात करने वाला बंदा हूँ। ये बंदे इमरान खान के थे, ये बंदे इमरान खान के हैं।
मेरी कामयाबी के अंदर मेरा 40,000 वोट होगा, 35,000 वोट होगा जो मैंने लिया हुआ ऑलरेडी एज एन एसआईसी और बाकी पीटीआई लाख वोट पीटीआई का, मैं इमरान खान का मरूने मुने तू कामयाबी के लिए, तो आई फील गुड कि एक बुरे वक्त में मैं इमरान खान के काम आया जब उसका 55 लोगों का को फॉरवर्ड ब्लॉक फोर्सफुली तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। पार्टी में आने की वजह से वो ब्लॉक नहीं बन सका, एक परेशानी थी, उस परेशानी से निकलने का सबब मैं बना। दिस इज आई मीन कंफर्टेबल पॉइंट फॉर मी